Hello, dear teachers. Welcome to the YouTube channel Teachership. Today we are going to start a new lesson. This is lesson number 5 of English Pedagogy. ये जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। इस क्लास में हम इसका MCQ क्वेश्चन भी करेंगे जो कि CTET और CGTET से लिया गया है 2024 से लेकर के 2019 तक का। लेसन का नाम क्या है? चैलेंजेस ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स। तो ये छोटा छोटा 4-5 टॉपिक है जो कि बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है छोटा सा, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स क्लासरूम में लैंग्वेज टीचिंग में क्या क्या दिक्कतें आती हैं इसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला जो दिक्कत होता है, इफ़ेक्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज। जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो अलग अलग जो रीजन हैं, बच्चे हैं स्थानीय भाषा से आते हैं, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे L2 लर्निंग में, लैंग्वेज टू लर्निंग में भी इन्फ्लुएंस करता है, जिससे हमको सिखाना थोड़ा सा रिजिड हो जाता है। डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन लैंग्वेज विच इम्पैक्ट चिल्ड्रन। अलग अलग रीजन का अपना खुद का लैंग्वेज होता है जो हमारे बच्चों के सीखने में क्या करता है, रिजिड पैदा करता है। सेकेंड देखते हैं, चैलेंज टू डेवलप लिंग्विस्टिक स्किल्स। लिंग्विस्टिक स्किल्स को डेवलप करने में चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाया जाता है, जैसे उनके लैंग्वेज स्किल को डेवलप करना है ताकि उनका रीजनल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस कम आए, तो ये भी एक चैलेंज हो जाता है। थर्ड जो है, प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज। मल्टीपल लैंग्वेज का चैलेंज आता है, बहुत सारे भाषीय क्षेत्र से आते हैं बच्चे, मान लो अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे आपके क्लासरूम में आ रहे हैं जिसमें उनकी लोकल लैंग्वेज शामिल है, तो आपको पढ़ाने को बोला जाएगा, तो इसमें भी चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। चौथा है लैक ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट एप्टीट्यूड। अ मेजर प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की कमी टुवर्ड्स द लैंग्वेज इन स्टूडेंट्स, मेकिंग द टीचिंग टास्क मोर चैलेंजिंग। अब बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो हमको सिखाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, तो ये क्या हो जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया अगला चैलेंज। पांचवा चैलेंज क्या है, ओवर क्राउडेड क्लासेस। क्लासेस जो हैं, जैसे किसी किसी जगह पे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर एक ही स्कूल है, तो वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और एक टीचर्स को उतने बच्चे को रेक्टिफाई करना, एक एक जन एक मिस्टेक को कवर कर पाना, इंडिविजुअल पे ध्यान दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक प्रकार का चैलेंज है। अब इसी में अगला है लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ एंड एरर्स। क्या क्या लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ और एरर्स आते हैं, उसको कैसे देखा जाता है, त्रुटि को कैसे देखा जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं लैंग्वेज एरर्स वर्सेस मिस्टेक। हम लोग लैंग्वेज एरर और मिस्टेक को एक ही जैसे समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग होता है। मिस्टेक एक वर्ड है और एरर एक वर्ड है, दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं। स्लिप ऑफ टंग पेन। स्लिप जैसे टंग का फिसलना हो गया, जुबान का फिसलना हो गया, पेन लिखते लिखते समय थोड़ा गलती हो गया, तो जो कि टेम्पररी होता है। टेम्पररी इस टाइप के जो मिस्टेक होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिस्टेक बोलते हैं, गलतियाँ बोलते हैं। द लर्नर्स नोस द रूल। लर्नर्स को पता होता है रूल के बारे में, मिस्टेक के बारे में, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख ले उनकी जुबान या फिर पेन स्लिप हो जाता है। उसके कारण क्या हो सकते हैं, फैटिगी, थकान हो सकता है, टेंशन हो सकते हैं, केयरलेसनेस हो सकता है, ध्यानपूर्वक नहीं किए तो। दे कैन यूजुअली सेल्फ करेक्ट। अब उनको पता चले कि गलती हो गया बोल के, तो उनको नॉलेज है तो वो तुरंत क्या करेक्ट भी कर लेते हैं। तो ये बोलते और लिखते समय कुछ गलतियाँ जो है, जो जुबान फिसलने से होता है या पेन के स्लाइड होने से होता है, तो उसको बोला जाता है मिस्टेक। अब एरर क्या होता है, एरर होता है अ गैप। एरर को बोलते हैं त्रुटियाँ। त्रुटि और गलती दोनों में डिफरेंस है। त्रुटि क्या होता है, ये गैप होता है लर्नर्स के नॉलेज में। गैप के बारे में बात करता है कि बच्चा जो है कुछ चीज़ें सीख नहीं पाए, उनको उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। दे डू नॉट नो द करेक्ट रूल, उनको सही प्रकार के नियम पता नहीं है। दे कैन नॉट सेल्फ करेक्ट अंटिल टॉट, जब तक उनको पढ़ाया नहीं जाएगा, जब तक वो सीखेंगे नहीं उस चीज़ को, तब तक उन लोग अपने से करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ एरर और मिस्टेक के ऊपर डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर क्या क्या होते हैं। पहला जो टाइप है यहाँ पे इंटरलिंगुअल एरर्स, जिसको मदर टंग इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। इंटरलिंगुअल एरर्स मतलब मदर टंग का इंटरफेरेंस। कैसे मदर टंग जो है इंटरफेरेंस करते हैं, रुकावटें या बाधाएं पैदा करते हैं बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं अगर L2 लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसे इंग्लिश सीख रहे हैं और वो हिंदी जानते हैं या नेटिव लैंग्वेज जानते हैं, उसको डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तो इस टाइम पे जो भी मिस्टेक होता है उसको क्या कहा जाता है, इंटरलिंगुअल मिस्टेक कहा जाता है या एरर कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि मान लो एक बच्चा जो है बोलता है मैं आम खाता हूँ, इसको डायरेक्ट वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है, मैं आम खाता हूँ,
तो क्या करेगा, मैं के बाद आई लगा देगा, आम को क्या बोल देगा, मैंगो, आई मैंगो ईट। तो इस टाइप की गलतियाँ जो है क्या हो सकता है, इंटरलिंगुअल एरर्स में आते हैं। अब देखते हैं इंट्रालिंगुअल एरर्स। अब बच्चे जो हैं सीख ही रहे हैं लेकिन उसको जनरलाइज करना सीख गए हैं, और जनरलाइज करते करते ओवर जनरलाइज सामान्यीकरण करते करते ज़्यादा सामान्यीकरण कर लिए हैं। इस पर क्वेश्चन आया CGT 2024 में, असिस्टेंट टीचर 2023 में। मैं यहाँ पे केवल 2 साल का मेंशन किया हूँ, और भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। डेवलपमेंटल एरर भी बोला जाता है। ये क्या है, मतलब बच्चे जो है सीख रहे हैं और उस आइडियाज़ को जनरलाइज कर रहे हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी कॉस्ड बाय द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंग्लिश इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ द मदर टंग। जैसे इसमें मदर टंग का कोई इन्फ्लुएंस नहीं देखा जाए, ओवर जनरलाइजेशन करते, जैसे कि एक रूल है आई गो टू पार्क, यहाँ पे एडी लगा रहे हैं। जैसे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे आई वॉन्टेड, आई जम्प्ड, इस टाइप से चीज़ें बोलते जा रहे हैं। तो सभी में एडी एडी लगता है बोल के वो गो में भी एडी लगा देता है। तो ये क्या हो जाता है, उनको तो पता है नियम, बस इस नियम को क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं जहाँ पे ये यूज़ नहीं होता। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि इंग्लिश का जो कॉम्प्लेक्स नियम है उसके चलते बच्चे जो है जनरलाइज कर रहे हैं। तो ये सीखने का ही एक प्रोसेस हो गया जिसको ओवर जनरलाइजेशन बोल सकते हैं। इसको डेवलपमेंटल एरर बोला जाता है। अगला एरर देखते हैं फॉसिलाइजेशन। इसका हिंदी में बोलते हैं जीवाश्मीकरण। जीवाश्मीकरण मतलब कहने का मतलब ये है जैसे कि कोई जीवाश्म है वो एकदम ठोस हो जाता है जीवाश्म बन करके। कोई चीज़ें जो हैं बहुत समय तक मढ़ा रहता है, जैसे ज़मीन के अंदर कोई चीज़ दबा हुआ है तो दबे दबे वो ठोस हो जाता है। वैसे जब गलतियाँ को सुधारा नहीं जाता है समय पे तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठोस हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, फॉसिलाइज हो जाता है, जीवाश्म बन जाता है, जिसको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। जैसे परमानेंट, इसको परमानेंट एरर भी बोला जाता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 1 साल के यहाँ पे मेंशन किया है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसी गलतियाँ जो जीवाश्म बन गया, जिसको करेक्ट करना मुश्किल हो जा रहा है, उनके हैबिट में इतना आ गया कि उनको करेक्शन नहीं किया जाए, तो उसको बोलते हैं फॉसिलाइजेशन। इसके देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया जिसमें स्लिप या मिस्टेक बोल सकते हैं। 3 प्रकार के यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। एक टेम्पररी होता है, कारण क्या हो सकता है, फैटिग और स्ट्रेस हो सकता है। टीचर का एक्शन क्या है, इग्नोर कर दो, वो खुद से सेल्फ करेक्ट कर लेंगे। डेवलपमेंटल में क्या होता है, टेम्पररी होता है, उसको लर्निंग प्रोसेस से सीखा जा लर्निंग प्रोसेस का एक तरीका है, कॉज है। इसको इसके फोल्डिंग या एक्सपोजर के माध्यम से सीधा सही किया जा सकता है। अगला है फॉसिलाइजेशन जो कि परमानेंट होता है, हैबिट अपलेटिव है। इसको एक्सप्लिसिट रिमेडियल टीचिंग के माध्यम से, एक्सप्लिसिट मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मेहनत करके ही सही किया जा सकता है। ये 3 प्रकार के मिरर यहाँ पे दे दिए। अब देखते हैं रोल ऑफ एरर्स इन लर्निंग। जो गलतियां हैं उसका सीखने से क्या संबंध है। इसको विंडो इनटू द थिंकिंग बोला जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं गलतियां करेंगे तभी जाके सीखेंगे। एरर्स रिवील हाउ अ चाइल्ड थिंक। एरर्स बताते हैं कि कैसे बच्चे सीखते हैं, एंड देयर लॉजिक, उनका लॉजिक क्या है इसके बारे में बताता है। सोज एक्टिव कंस्ट्रक्शन, कहने का मतलब है कि बच्चे जो सक्रिय रूप से भागीदारी ले रहे हैं सीखने में, न कि रट्टा मार रहे हैं। इंडिकेटर ऑफ लर्निंग मतलब सीखने को बताता है, इंडिकेट करता है, सूचना देता है कि हाँ बच्चे जो हैं यहाँ पे सीख रहे हैं। प्रूफ दैट चाइल्ड इज पार्टिसिपेटिंग इन ड्राइंग, बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सीख रहे हैं। नेचुरल एंड डेवलपमेंटल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, नेचुरल और डेवलपमेंटल पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। यूजुअली टेम्पररी, डिसअपियर्स विथ प्रैक्टिस। जैसे जैसे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे वो क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फीडबैक फॉर टीचर। इधर जो है फीडबैक दिखाता है टीचर्स को, अगर बच्चे जो हैं गलतियां कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे टीचिंग मेथड में थोड़ा कमी रहा होगा, या फिर हमारे टीचिंग मेथड में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये जो है बच्चों में कहाँ कहाँ पे गलती हो तो इसके बारे में पता चलेगा। तो ये फीडबैक है टीचर्स के लिए, डायग्नोस्टिक टूल का काम करेगा, निदानात्मक औजार का काम करेगा। टीचिंग मेथड्स के बारे में हमको कैसे चेंज करना उसके बारे में बताएगा, और रिमेडियल टीचिंग का प्लान करेगा। तो 3 प्रकार की चीज़ों के बारे में यहाँ पे फीडबैक देता है टीचर्स को। एनसीएफ क्या कहता है इसके बारे में, इधर के बारे में, इधर आर लर्निंग एड्स है, मतलब औजार है लर्निंग के लिए। नेसेसरी भी होता है लर्निंग के लिए। नॉट अ साइन ऑफ लो इंटेलिजेंस और फेल्योर, ये इधर जो है बिल्कुल ही साइन नहीं है किसका, लो इंटेलिजेंस और बच्चों के फेल होने का। 5th देखते हैं टीचर्स स्ट्रेटजी, डूज एंड डोंट। टीचर अगर बच्चे जो है गलतियाँ कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या टीचर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, क्या नहीं करना। डोंट में इसको डांटना नहीं है, पनिश नहीं करना है, लेबल नहीं करना। लेबल कहने का मतलब है कि ये बच्चे जो है गधे हैं, ये बच्चे जो हैं होशियार हैं, इस टिप से हमको उनको कैटेगराइज नहीं करना है। डोंट ओवर करेक्ट इमीडिएटली, ज़्यादा हमको ओवर करेक्ट नहीं करना है, इससे कॉन्फिडेंट बच्चों का कम हो जाता है। डू क्या करना है, डिस्कस लॉजिक विद द चाइल्ड टू क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट, बच्चों के साथ कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए क्या करना है, डिस्कस करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्लीप एंड एरर एंड नॉलेज गैप, बच्चों का जो स्लीप हो रहा है, मिस्टेक और जो गलतियाँ कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं, तो गलती और त्रुटि के बीच में टीचर को क्या करना चाहिए, डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। ये चीज़ें टीचर कर सकते हैं।
लर्निंग डिसेबिलिटीज़ देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी डिसलेक्सिया, डिस्प्लेसिया, अफेजिया, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, डिस्ग्राफिया, सभी इसी में से आते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो डिफिनेशन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन की एबिलिटी को ब्रेन की एबिलिटी, जैसे हमारा ब्रेन है यहाँ पे, और ये जो है हमारे विभिन्न पार्ट में मैसेज भेजता है और यहाँ से मैसेज आते हैं, उसके हिसाब से हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। बिना ब्रेन के हेल्प के हम लोग कोई चीज़ें नहीं कर सकते। हम लोग का पेन चलाना से लेकर के चलना दौड़ना सब हम ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। तो ये जो ब्रेन की एबिलिटी है जिसमें वो रिसीव करता है, जो भी मैसेज उसको रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और स्टोर करता है, रिस्पॉन्ड करता है, इनमें थोड़ा सा क्या दिक्कतें आ जाते हैं, तो इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोला जाता है। नेचर क्या होता है? इट इज़ इंट्रिंसिक होता है, इंटरनल होता है, मतलब आंतरिक होता है। एंड परमानेंट बट कैन बी मैनेज, परमानेंट होता है लेकिन थोड़ा बहुत इसको मैनेज किया जा सकता है। की फीचर्स क्या? देयर इज ऑफन अ गैप बिटवीन द चाइल्ड्स पोटेंशियल, चाइल्ड के पोटेंशियल मतलब बच्चे का जो क्षमता है और उनका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, दोनों के बीच का गैप को भरने के लिए क्या किया जाता है, इसका हमको पढ़ना जरूरी है। RPW एक्ट होता है 2016 में लागू हुआ, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रिकॉग्नाइज एज अ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ का फुल फॉर्म है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, जिसमें डिसेबिलिटी बच्चों के बारे में रिकॉग्नाइज किया गया है। नॉट कॉस्ट बाय विजुअल हियरिंग हैंडीकैप, विजुअल हियरिंग हैंडीकैप वाले बच्चे, मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सभी बच्चे इसमें नहीं आते। अब टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं डिसलेक्सिया। लेक्सिया जो है रीडिंग डिसऑर्डर है, पठन वैकल्य बोल सकते हैं हिंदी में। इसमें क्या है? बच्चों को फ्लुएंटली किसी चीज़ को पढ़ने में और एक्यूरेटली सटीकता से और फ्लुएंटली के साथ पढ़ने में दिक्कत होता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जैसे कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, बी और डी लेटर को पी और क्यू लेटर इस टाइप के वॉस को साफ पढ़ेंगे, इसमें इस टाइप के जो लेटर्स आते हैं उसको पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होता है। रीडिंग स्लोली और हाल्टिंगली, बच्चे जो है धीरे धीरे पढ़ते हैं और थोड़ा सा घबरा के पढ़ते हैं। डिफिकल्टी आइडेंटिफाइंग राइमिंग वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होता है। ऑफन रिफर्स टू एज अ लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसको लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं बच्चों को, ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए, आप उनके क्षमता को बढ़ाने के लिए आइडियो बुक का यूज़ कर सकते हैं, लार्ज प्रिंट टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रिंट वाले टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग करा सकते हैं, बहुत सारे हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसका यूज़ हो, ऐसा टीचिंग करा सकते हैं। अगला देखते हैं डिस्ग्राफिया। ग्राफिया वर्ड जहाँ पे आएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? राइटिंग से संबंधित होगा। तो ये जो है राइटिंग डिसऑर्डर है। डिफिकल्टी इन द फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग, फिजिकल एक्ट लिखने में समस्या आता है और थॉट को ऑर्गेनाइज करने में, पेपर में लिखने में दिक्कत आता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? मेजी एलिजिबल हैंड राइटिंग, मेजी राइटिंग मतलब उन लोग लिखेंगे तो ऐसे जैसे कचरा भरा हुआ है पेज में, ऐसा टाइप का दिखाई देता है। डिफिकल्टी होल्डिंग अ पेंसिल, पेंसिल को या पेन को होल्ड करने में दिक्कतें आती हैं। इनकन्सिस्टेंट स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, और जैसे आई एम अ बॉय लिखना है तो आई एम अ बॉय, तो इस टिप से स्पेस देने में दिक्कत आने लग जाता है, या ऐसे लिखेंगे आई एम अ बॉय इस टिप से। ये मिरर राइटिंग करते हैं बच्चे जो है, बैकवर्ड लिखते हैं, जैसे 6 को ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखेंगे। एग्जाम्पल अ चाइल्ड कंप्लेंट्स ऑफ हैंड पेन वाइल राइटिंग एंड अवॉइड्स होमवर्क दैट इन्वॉल्व्स, जैसे बच्चे जो है कंप्लेन करके मेरा हाथ दुखता है और होमवर्क को करने में काम चोरी करते हैं, तो इस टाइप के बच्चे जो है इसके अंदर आ जाते हैं। इंटरवेंशन इनके लिए क्या तरीका है? ओरल रिस्पॉन्स ज़्यादा दिलवाना है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टाइपिंग वगैरह का यूज़ करवाना है। बड़े बड़े पेंसिल पेन का यूज़ करना है जिसमें ग्रिप ज़्यादा बेटर हो। अगला देखते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया समझ में आता है कि मैथ्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है, बच्चे जो है प्लस माइनस इस टाइप की कैलकुलेशन करने में दिक्कत पैदा होते हैं। कैन नॉट टेल टाइम और एस्टिमेट डिस्टेंस और टाइम के बारे में नहीं बता पाते, कन्फ्यूजन होता है मैथ्स के सिम्बॉल में। इंटरवेंशन क्या है? अबेकस का यूज़ कर सकते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट मूर्त वस्तुओं का यूज़ करके रियल लाइफ सॉफ्ट गेम्स खिला सकते हैं। डिस्फेजिया जो होता है भाषागत समस्याएं होते हैं। डिफ़िकल्टी कॉम्प्रिहेंडिंग और प्रोड्यूसिंग स्पीच प्रोड्यूस करने में दिक्कत आते हैं, उनका जो ब्रेन है वो साथ नहीं दे पाता किसके लिए? बोलने के लिए। स्ट्रगल्स टू पुट थॉट्स इनटू वर्ड्स, अपने जो थॉट है उनको वर्ड्स को में रखने में दिक्कत पैदा करते हैं। अफेजिया जो होता है ब्रेन डैमेज के चलते होता है, इसी का एक और पार्ट है। अफेजिया जो ब्रेन डैमेज जैसे लकवाग्रस्त वगैरह हो गए तो उसमें जो दिक्कतें आती है उसके चलते जो दिक्कत है उसको अफेजिया बोलेंगे। और डिस्फेजिया बोलते हैं डेवलपमेंटल है, विकासीय समस्या के चलते होता है। डिस्पैक्सिया होता है मोटर स्किल्स से रिलेटेड होता है। क्लम्सी चाइल्ड सिंड्रोम, एक प्रकार के बच्चों का जो छोटे छोटे चीज़ करने में दिक्कतें पैदा होती है, जैसे कि शूलेस लगाने में, शर्ट का बटन लगाने में, या फिर रनिंग दौड़ने में दिक्कत होता है, जंप करने में दिक्कत, इस टाइप के जो दिक्कत होते हैं जिसमें गति कौशल का काम होता है, तो ऐसे समस्या को बोलते हैं डिस्पैक्सिया। अगला है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इससे बहुत क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। इन अटेंशन, उनका जो शॉर्ट स्पेन इजिली डिस्ट्रैक्ट, बहुत
कम समय तक ही ध्यान दे पाते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हाइपर एक्टिविटी दिखाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं, थोड़े से में थक जाते हैं बच्चे। इम्पल्सिविटी, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे ही बच्चों का क्या करना, व्यवहार करना, तो ये इम्पल्सिविटी दिखाया जाता है। स्ट्रेटजी क्या है, तो छोटे छोटे टास्क दे करके, मूवमेंट ब्रेक दे करके, उन लोग को थोड़ा थोड़ा ब्रेक दे करके हमको पढ़ाना चाहिए। अब होता है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें जो है सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट होता है बच्चों में। रिपीटेटिव बिहेवियर्स, जैसे सिर को खुजलाना या फिर वही वही चीज़ें करना, सिर को खुजलाना, या फिर जैसे बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं ऐसे झूलते हुए रहते हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस टाइप के बच्चे इसमें आ जाते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यहाँ पे एक मास्टर स्लाइड दिया हुआ है जिसमें सभी चीज़ के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, जैसे डिसलेक्सिया के बारे में दिया है, रीडिंग से रिलेटेड है, इसमें सब चीज़ के बारे में दिया गया है। डिस्ग्राफिया है, तो बच्चे जो हैं किसमें दिक्कतें आती हैं, ये सब दिया हुआ है, क्या चीज़ें, सॉल्यूशन भी दिया गया है। डिस्कैलकुलिया, तो ये मास्टर स्लाइड है, आपको PDF में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पे भी एक स्लाइड दिया हुआ है जिसको आप लोग देख सकते हैं, सभी के बारे में दिया हुआ है। मेन डिफ़िकल्टी क्या है, की सिम्टम्स क्या है, हिंदी में क्या बोला जाता है, तो सभी जो है सभी प्रकार के डिसऑर्डर के बारे में दिया हुआ है। अच्छा, पेडागोजी स्ट्रेटजी क्या है, अब इन ऐसे बच्चे जो हैं जिनको डिसऑर्डर है उनको कैसे पढ़ाना है उसके बारे में दिया गया है। तो पहला क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन, रेगुलर क्लासरूम प्लस सपोर्ट। उनको बच्चों को रेगुलर क्लासरूम में भेजना है, जिसमें बाकी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए कोई अलग से क्लासरूम नहीं बनाना है, बच्चों को उसी के साथ शामिल करना है। IEP बनाना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। IEP का फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, कस्टम प्लान फॉर स्पेसिफिक नीड। जो बच्चों में जो दिक्कतें हैं उसके हिसाब से, एक एक बच्चों के हिसाब से प्लान बनाना है कि ये बच्चे में ये दिक्कत है तो उसको मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा। मल्टी सेंसरी चीज़ें का यूज़ करना, जैसे विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक टीचिंग। जो बच्चे जो है जैसे सीखेंगे, जैसे दृश्य से सीखने वाले बच्चों को उस टाइप की वस्तु का उपयोग कराना है। ऑडिटरी, सुनकर सीखने वाले बच्चों को ऑडियो से संबंधित टीचिंग एड्स यूज़ करा के सिखाना है। PI ट्यूटरिंग, एक दूसरे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए बोलना है। नो लेबलिंग, लेबलिंग नहीं करना है। डिफरेंटली एबल्ड, नेवर लेजी स्टूपिड, कभी भी इस टाइप के वर्ड यूज़ नहीं करना है बच्चों का। जो बच्चे इस टाइप के डिसऑर्डर में हैं उनको लेजी, स्टूपिड इस टाइप से नहीं बोलना है। तो चलिए इसका हम लोग MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि CTET से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज़ अ डिसऑर्डर। किस टाइप का डिसऑर्डर, जैसा अभी देखिए तो लैंग्वेज वाला डिसऑर्डर है। फटाफट क्वेश्चन करते हैं। वन रीज़न वाई सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स मेक एरर्स, दैट इज द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग L1 ऑन द सेकेंड लैंग्वेज, दिस इज़ कॉल्ड। एक रीज़न है जिसके चलते बच्चों में सेकेंड लैंग्वेज सीखने में दिक्कतें आते हैं, गलतियाँ करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस को दिखाता है। तो ये क्या चीज़ को बताता है, तो जैसे अभी ऊपर में देखें, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, ये सब नहीं आएंगे। इंटरफेरेंस दिखाता है, बाधाएं उत्पन्न करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एन इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर ऑफन सेज आई गोट इंस्टीड ऑफ आई वेंट, दिस फिनोमिनन इज नोन एज। अगर बच्चे जो हैं आई गोट बोलते हैं आई वेंट की जगह पे, तो ये किस प्रकार का फिनोमिनन है। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले ही देखें कि ये किस टाइप का फिनोमिनन हुआ। तो ये ओवर जनरलाइजेशन है और डेवलपमेंटल एरर है, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, ओवर जनरलाइजेशन, कि एक जनरल नियम जानते हैं लेकिन उसको ओवर जनरलाइज कर देते हैं बच्चे। तो इसका आंसर हो जाएगा B। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया है, प्लान फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय लैंग्वेज टीचर। एक लैंग्वेज टीचर को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड IPE अभी देखें ना, उसका यूज़ करना चाहिए, बच्चों के लिए व्यक्तिगत प्लान बनाना चाहिए। देयर इज़ डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी देखा जाता है बच्चों के सीखने में, इसलिए हमको बनाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए तो सही है और ये भी देखा जाता है, लेकिन क्या इसको जस्टिफाई करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, जस्टिफाई नहीं करता। यहाँ पे ए सही है, आर सही है, लेकिन जस्टिफाई नहीं करता। तो क्या आ जाएगा आंसर, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डाइवर्सिटी लर्नर्स की डाइवर्सिटी के लिए नहीं बनाया जाता है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान है, वो ऐसे डिसऑर्डर्ड बच्चे के लिए बनाया जाता है जिन बच्चों को समस्याएं हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर टू एज पर करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग समझने के लिए कौन से दो सही हैं पूछा है। इधर आर लर्निंग एरियाज, इधर जो है लर्निंग एरिया है, सही है। इधर हैम्पर लैंग्वेज लर्निंग, इधर हैम्पर लैंग्वेज लर्निंग हैम्पर करते हैं, रुकावट करते हैं, नहीं होगा। थर्ड है, इधर शुड बी करेक्टेड देन एंड देयर, वहीं पे करेक्ट करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, तुरंत करेक्ट नहीं करना चाहिए। इधर्स आर फीडबैक फॉर द टीचर, तो टीचर के लिए फीडबैक है, तो क्या कैसे नहीं होगा, फर्स्ट और फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा C।
सीटेट का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। स्वाति इज अ टीचर ऑफ क्लास 7th 8th and she collects the errors of learner and discuss them once in a week without mentioning who commits such errors. What does she attempt to do? स्वाति जो है क्लास 8 की टीचर है, वो बच्चों से क्या क्या गलतियाँ हुई, त्रुटियाँ हुई, उसको कलेक्ट करती है और हफ्ते में एक दिन उसके बारे में पढ़ाती है। तो ये क्या करना हो गया, पूछा गया है। सी डस एन एरर एनालाइज ऑफ लर्नर, एरर को एनालाइज किए। सी प्रोवाइड्स फीडबैक टू हर लर्नर्स, तो ये बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड किया। तो ये क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सीजी असिस्टेंट टीचर 2023 की भर्ती में पूछा गया था। सुमित, अ यंग लर्नर इन हिज अर्ली डेज ऑफ लर्निंग यूज्ड टू से आई गोज टू स्कूल इंस्टेड ऑफ आई वेंट टू स्कूल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक बच्चा है जो आई गोज टू स्कूल इस टाइप के बोलता है आई वेंट टू स्कूल जाने के बजाय। तो ये क्या हो गया, तो किस प्रकार का दिक्कतें हैं, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, इसका स्लीप है, नहीं है। फॉसिलाइजेशन है, नहीं है। डेवलपमेंटल ईरर है, तो हाँ डेवलपमेंटल ईरर है, क्योंकि यहाँ पे सीखने का ही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे बच्चा जो सही रूल का उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो डेवलपमेंटल ईरर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन एरर इन लैंग्वेज परसिस्ट डिस्पाइट बीइंग करेक्टेड, अगर कोई एरर है जिसको करेक्ट नहीं किया गया और लंबे समय तक रह गया तो क्या कहलाता है, तो उसका क्या हो जाता है, जीवाश्मीकरण हो जाता है, जैसे अभी देखे फॉसिलाइजेशन हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 9th क्वेश्चन देखते हैं। वाइल टीचिंग इंग्लिश टू प्राइमरी क्लास स्टूडेंट विच फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन फोकस। इंग्लिश पढ़ाते समय प्राइमरी क्लास में किस फैक्टर को हमको दिमाग में रखना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑल लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एप्टीट्यूड, सभी बच्चे जो हैं अपने एप्टीट्यूड में अलग अलग क्षमताओं के होते हैं। ऑल लर्नर्स कम फ्रॉम सिमिलर फैमिली बैकग्राउंड, सभी बच्चे जो एक ही प्रकार के सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं। ऑल लर्नर्स आर इक्वल मोटिवेटेड टू लर्न इंग्लिश, सभी बच्चे जो है इक्वली मोटिवेटेड सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। ऑल लर्नर्स प्रोसेस डिफरेंट एबिलिटीज, सभी लर्नर जो है डिफरेंट एबिलिटीज और पर्सनालिटी और बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड, सभी जो है अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग क्षमताओं के साथ आते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर। 10th क्वेश्चन देखते हैं। सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 are suffering with learning disabilities, being a teacher of that class how do you make the class inclusive। बच्चे जो हैं क्लास 6 के बच्चे जो हैं बहुत से प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर इंक्लूसिव क्लास के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं। बाय असाइनिंग देम इन वन स्पेशल ग्रुप, सभी को एक अलग से स्पेशल ग्रुप में असाइन कर देंगे। बाई प्रेजेंटिंग द कंटेंट विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट मटेरियल्स, आप अपने कंटेंट को टेलम का यूज़ करते हुए प्रेजेंट करेंगे। बाई मिक्सिंग देम विथ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, सभी बच्चों को मिक्सिंग करेंगे क्लास में। बाई इन्वॉल्विंग देम इन क्लासरूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उनको क्लासरूम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी इन्वॉल्व करेंगे। तो ये 2nd 3rd 4th सही है, बच्चों को अलग से स्पेशल ग्रुप नहीं बनाना है, तो 2nd 3rd 4th सही होगा। तो 2nd 3rd 4th किस ऑप्शन में है, देखते हैं। बी सी डी, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 2nd 3rd 4th किस में आ रहा है, सी, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द डिसेबिलिटी अ चाइल्ड माइट बी सफरिंग फ्रॉम इफ सी ही इज अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड टेक्स्ट, गेस्चर, मेक कॉन्ट्रैक्शंस, रीड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ स्पीड, एनालाइज द सरफेस एंड डीप मीनिंग। तो बच्चे जो है कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे गेस्चर को, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, रीड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ स्पीड, सही स्पीड से पढ़ नहीं पा रहे, एनालाइज नहीं कर पा रहे उसका मीनिंग को। ये किससे संबंधित समस्या है ये बताना है हमको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया, ये लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया। 12th क्वेश्चन देखते हैं। फॉरबिडिंग अ चाइल्ड टू यूज़ देयर होम लैंग्वेज एट स्कूल इज डिट्रीमेंटल टू देयर लर्निंग बिकॉज यूजिंग होम लैंग्वेज निगेटिवली अफेक्ट्स लर्निंग इट इज़, मतलब बच्चों को जो है मना करना है, उनके जो भी जिस एरिया से लैंग्वेज बोलते हैं उसको स्कूल में बोलने से मना करना है। तो क्या करना हुआ, तो क्या हो जाएगा, यूजिंग होम लैंग्वेज निगेटिवली अफेक्ट्स लर्निंग। अगर होम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो हमारे जो लर्निंग है उसको निगेटिवली अफेक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है। इट इज़ वायलेशन ऑफ द राइट, इनके वायलेशन, उनके राइट का वायलेशन है नहीं। इट इज़ इलीगल टू प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ होम लैंग्वेज इन स्कूल, स्कूल में होम लैंग्वेज का यूज़ करना मना ही है। इट में स्टूडेंट्स फील मार्जिनलाइज्ड एंड फीलिंग लॉस्ट इन द क्लास। अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि आप बच्चे को बोल देंगे कि आप होम लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, तो बच्चे क्या है अपने आप को एकांत महसूस, अपने आप को खोया हुआ महसूस करेंगे, अपने आप को अलग से महसूस करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 13th क्वेश्चन देखते हैं। इन लर्निंग लैंग्वेज मिस्टेक्स क्या होते हैं लैंग्वेज लर्निंग में, तो आंसर क्या हो जाएगा, हेल्प इन लर्निंग, आर हिंड्रेंस इन लर्निंग, इंक्रीज द लोड ऑफ करेक्शन वर्क, प्रोवाइड निगेटिव इन्फोर्समेंट। तो आंसर हो जाएगा ए, हेल्प इन लर्निंग। और लर्निंग डिसेबिलिटीज़
डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स राइटिंग इस राइटिंग को अफेक्ट करने वाले हैं तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा आंसर। इफ अ चाइल्ड सीज गोस इंस्टेड ऑफ वेंट इट इज़, अगर बच्चे जो गोस बोलते हैं वेंट की जगह पे क्या है ये, तो ये क्या हो जाएगा, डेवलपमेंटल इधर हो जाएगा डी। 16 को देखते हैं, स्टूडेंट हु मेक मिस्टेक्स इन स्पेलिंग स्पेशली ओमिट लेटर्स इन वर्ड्स सीम टू हैव, अगर बच्चे जो स्पेलिंग को मिस्टेक करते हैं, कुछ लेटर्स को छोड़ देते हैं, तो ये किस प्रकार का डिसेबिलिटी होगा, तो क्या हो जाएगा ये लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगा। तो ये कुछ 16 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को मैंने शामिल नहीं किया था जो बार बार रिपीट हुआ था, उसमें से एक आध क्वेश्चन ले लिया। तो ये छोटा सा टॉपिक आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे, और बाकी क्लास भी यूट्यूब में डला हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, इंग्लिश पेडागोजी की सभी क्लास। थैंक यू।